नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अक्सर जब इतिहास की चर्चा होती है तो मुगल काल का जिक्र आता है और फिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इतिहास को भी मुगल काल में पिरो करके और प्रस्तुत कर दिया जाता है कि भारत का इतिहास ये है। लेकिन गर्व करिए कि भारत का इतिहास मुगल काल से भी बहुत पहले है। मुगल काल तो भारत के इतिहास में सिर्फ एक कड़ी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे आधार है और इतिहास प्रमाणों पर अगर आधारित होता है और उसके संबंध में फिर तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो इतिहास वास्तविक इतिहास है। प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो अखंड भारत का जिक्र आता है और तब आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा था और उस हिस्से में जो घटनाक्रम हुआ, विशेषकर इस समय जो पाकिस्तान में भारत का हिस्सा है, उस अखंड भारत का, वो भी बेहद गौरवमयी रहा है और वही प्राचीन भारत को गौरवमयी इतिहास की श्रेणी में ले जाकर के खड़ा करता है। आपको पता होगा, जब मुगल काल के इतिहास के बारे में चर्चा होती है तो ताजमहल के प्रतिकृति को दिखाकर ढेर सारे दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के गौरवमयी इतिहास में आधुनिक सभ्यता के जितनी भी बड़ाइयां हैं, उसके श्रेष्ठताएं हैं, वो सब प्राचीन भारत के इतिहास के शुरुआती दौर में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अगर हम बात करें तो सैंधव सभ्यता, जिसे आप सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं, हड़प्पन कल्चर भी कह सकते हैं, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी मिली है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में एक ऐसा तांबे से भरा हुआ सिक्का, जिसमें एक ऐसी पोटली मिली है जिस पर अब रिसर्च हो रहा है कि अगर ये मोहनजोदड़ो एरिया में ये मिला है और इस तरह के सिक्के मिले हैं तो मोहनजोदड़ो के हड़प्पा कल्चर में किस तरीके से सिक्के कारगर होते थे, इसका भी प्रमाण मिल जाएगा। और अब पाकिस्तान के सर्वे टीम इस पर रिसर्च कर रही है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उसके बारे में सारे तथ्य सामने आएंगे। और उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि प्राचीन भारत में आर्यों के आगमन को लेकर के, और क्या आर्य भारत से आए थे या बाहर से भारत में आए थे या भारत के मूल निवासी थे, इस पर चर्चा शुरू से हो रही है। हम आपको बता दें कि इसके संदर्भ में ढेर सारी बातें की गई हैं। मैक्स मुलर से लेकर के डी.एन. झा तक ने इसके बारे में अपनी बातें रखी हैं और डी.एन. झा ने तो यह कहा कि यह ब्रह्मर्षि देश था। पहले ब्रह्मर्षि देश इसलिए, लेकिन उसके पीछे किसी का तर्क और किसी का प्रमाण पूर्ण नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि आर्य यहां के मूल निवासी थे और कुछ मानते हैं कि स्टेपीज प्रदेश और जर्मनी और रूस से लगे हुए कुछ क्षेत्रों से जोड़ते हुए कि आर्य बेसिकली आगे बढ़ने वाले खानाबदोश किस्म के थे और बढ़ते 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 उसके बाद वो अफगानिस्तान को क्रॉस करके इस समय जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पे प्रवेश किए और उसके बाद भारत आए। और इसके पीछे कारण रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहासकार इसके बारे में जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो भी हम आपको बताएं, क्योंकि उनके मुताबिक आर्य जो थे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनके पास और कोई साधन नहीं था, क्योंकि वो कृषि में सिद्धस्त नहीं थे, इसलिए गाय को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वो गोचारण पशुचारी समाज से जुड़े हुए थे। और गाय को इतना महत्व दिया गया कि वैदिक काल में गाय को लेकर के कितने सूक्त बताए गए, ये सब प्रमाणित हैं। और इसलिए गाय को गविष्ठ शब्द से जोड़ा गया और जितना कबीलाई विकास हुआ उसमें गाय ही उसके आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ थी, यह भी बताया गया। और इसलिए कहा गया कि आर्य जब यहां पर आए तो रथ का आविष्कार हुआ, हथियार का आविष्कार हुआ। आविष्कार भारत में हुआ, लेकिन भारत के मूल लोगों को न रथ के बारे में पता है और न तो उस तरह के हथियार जो आर्य इस्तेमाल करते थे। इसलिए युद्ध कौशल में प्रवीणता के कारण यहां के जो स्थायी निवासी थे, अर्थात द्रविड़ियन कल्चर, अब हम आपको इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, उस द्रविड़ियन कल्चर में जितने लोग भी द्रविड़ सभ्यता से जुड़े हुए थे वो पूरी तरीके से उस कबीले से बहुत कम उन्नत थे। इसलिए आर्य कल्चर से जुड़े हुए लोगों की अपनी संस्कृति थी और द्रविड़ कल्चर से जुड़े हुए लोगों की अपनी संस्कृति थी। ये पश्चिमी इतिहासकार
तथ्यों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन इतिहास में तथ्यों के आधार पर एक मध्यमान निकाला जाता है और जिस पर जाकर के तथ्यों के साथ अगर आपके विचार उसमें जुड़ते हैं तब जाकर के वो एक मानक बनता है और उसके आधार पर इतिहास तैयार होता है। और इसके आधार पर जिस तरह से कहा गया कि चूंकि रथ का आविष्कार और उस तरह के हथियारे भाले और तीर और धनुष, ये सब कबीलाई जो भारत के मूल निवासी थे और द्रविड़ कल्चर से ज्यादातर प्रभावित थे, उनके पास ये हथियार नहीं थे। जबकि अब ये एएसआई ने बाकायदा ऐसे कुछ प्रमाण दिए हैं जिससे सिद्ध होता है कि आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो काल है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, 2350, वैसे तो 2500 माना जाता है लेकिन हम आपको एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रभाव हुआ। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक और एक जानकारी के मुताबिक जो आर्य संस्कृति का भारत में प्रचार और प्रसार हुआ वो 2000 से उसकी झलक दिखाई पड़ती है और लगभग 1800 ईसा पूर्व में वो पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। एएसआई ने जो जानकारी दी है कि 1800 ईसा पूर्व या 1900, उसके पहले भी 1900 ईसा पूर्व में एक ऐसे कबीलाई जनजातीय समाज का एक चित्रण मिलता है, कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे माना जाता है कि जो लोग उस तरह के हथियार प्रयोग करते थे जैसे कि आर्य 1500 ईसा पूर्व के बाद बाकायदा वैदिक कल्चर में भारत की संस्कृति को उन्नत करते हुए दिख रहे थे, वो हथियार 1900 ईसा पूर्व में मिल गए थे। हमने आपको जब बताया कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, हम सिद्ध कर रहे हैं और एएसआई के उपनिदेशक ने, माफ करिएगा, संयुक्त महानिदेशक ने, उनका नाम है संजय कुमार, उन्होंने जो जानकारी दी उसको हम बाद में कोट करेंगे। लेकिन हम मोहनजोदड़ो सभ्यता से अगर जुड़ें, जिसे हड़प्पन कल्चर कहा जाता है, तो 2350 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का वो कालखंड है और उस कालखंड में अगर 1900 ईसा पूर्व में वो कबीलाई लोग या वो जनजातीय लोग जिनका आर्यन से जो रेस है वो काफी, रेस मतलब उसकी उनकी बनावट, उनका हथियारों का प्रयोग करना, गायों को पालने का उनका तरीका, जिस तरीके से एक कबीलाई तरीके से इकट्ठा होकर के वो स्थान पर रहते थे, उनके बारे में फिर सिद्ध होता है कि उसके प्रमाण 1900 ईसा पूर्व में मिल जाते हैं। और 1500 ईसा पूर्व आते आते पंजाब को क्रॉस करके वो भारत के क्षेत्र तक पहुंच गए और भारत का ये क्षेत्र, उसका एक्सटेंशन कालीबंगा जो राजस्थान में है, और प्रमाण के मुताबिक इस समय जो मेरठ का आलमगीरपुर अतरंजी खेड़ा है वहां तक आर्यों के आने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं इतिहास को अगर प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाता है फिर वो वास्तविक तथ्य हो जाता है। तो ऐसे में गंगा के क्षेत्र में जब आर्यों का आना हुआ, उसके पहले पंजाब के क्षेत्र में, मतलब 5 नदियों के इर्द गिर्द जो आर्य बसे थे और सैंधव सभ्यता के लोगों से जब उनका मिलन हुआ तो पहली बार 2 कल्चर आपस में मिले, लेकिन वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के कबीलाई समाज थे और आर्य समाज से जुड़े हुए लोग जिनको कि बाहर से आता हुआ बताया जा रहा है, वो सैंधव सभ्यता के अवशेष, मतलब खत्म होता हुआ सिंधु सभ्यता के कार्यकाल में जो लोग थे उनके साथ उनका मिलन होता है और एक नई संस्कृति पनपती है जो आर्य कल्चर के रूप में नॉर्थ इंडिया और पूरे पाकिस्तान में प्रभावी हो जाती है। उसका साउथ से मतलब नहीं होता। और जब वो दक्कन के पहले तक पहुंचता है, उसके बाद साउथ में जिस तरीके से द्रविड़ कल्चर, वो भी जनजातीय थे, उनका मिलन होता है तो फिर एक द्रविड़ कल्चर का विकास होता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन बड़ा बयान देते हैं कि द्रविड़ कल्चर अलग है, हमने आपको बहुत पहले भी बताया था कि इतिहास के मूल सिद्धांतों को न तो उदयनिधि स्टालिन समझते हैं और न ही उनके पिता या उनके दादाजी समझते थे, लेकिन पेरियार ने जिस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया गया फिर तमिलनाडु में वो मानक बन गया। सवाल ये है कि ये
उस समय के कबीलाई समाज के सम्मेलन का वो समय होता था जिसके कारण एक श्रेष्ठ कबीलाई समाज दूसरे समाज से मिलता था तो पहले उस पर प्रभावी होता था, उसके बाद उन दोनों में मिलन होता था और एक नई संस्कृति का विकास होता गया। इसीलिए भारत आर्यों का प्रदेश शुरू से है और सिंधु सभ्यता का विकास भी अखंड भारत में हुआ और यहीं पर आर्य कबीलाई रूप में प्राथमिक समाज में थे, लेकिन बाद में जब दो महत्वपूर्ण संस्कृतियों से मिलन होता है तो एक नया आर्यन कल्चर जिसे वैदिक समाज या वैदिक कल्चर कहते हैं उसका उदय हुआ है। अब आपको हम बताते हैं कि इसके बारे में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है एएसआई की तरफ से और उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनिए। पश्चिमी विद्वानों ने प्रस्तावित किया कि रथ और हथियार आर्य आक्रमण के साथ भारत आए। हमने आपको पहले ही बताया कि आर्यों के पास लड़ाई की टेक्निक थी। मानते ये हैं जो पश्चिमी विद्वान हैं और उसके साथ साथ जो वामपंथी विद्वान हैं, इनका ये कहना है कि न रथ के बारे में भारतीय लोग जानते थे, आर्यंस माफ करिएगा नॉन आर्यंस जानते थे, और न ही हथियारों के बारे में, क्योंकि पत्थर के हथियार यूज करते थे सिंधु सभ्यता में, जबकि सिंधु सभ्यता में हथियार और रथ के बारे में जानकारी नहीं है, व्यापार के बारे में जानकारी है। इस पूरी दुनिया में एक उन्नत व्यापारिक समाज था सिंधु सभ्यता, जिसका निर्माण, जिसका डेवलपमेंट और जिसकी उत्पत्ति भारत में होती है। सिंधु सभ्यता के बारे में अगर हम आपको पूरी बात बताएं तो बहुत लंबा समय होगा, क्योंकि उस समय के सड़कों का विकास, नालियों का विकास, नगरों का विकास, पोर्ट का विकास, यहां तक कि पोर्ट से भी सिंधु समाज के लिए लोग जुड़े थे और जिसके प्रमाण मिले हैं। इस समय खुदाइयां चल रही हैं, मैंने आपको बताया कभी कुछ दिन पहले वहां पर तांबे के सिक्के मिले हैं। और ऐसे में आर्यन संस्कृति में उसकी जो श्रेष्ठता बताई जाती है वो भी मूल भारत की संस्कृति है। तब उन्होंने ये कहा कि भारत रथ और हथियार के साथ आर्य आक्रमण कर भारत में अपना प्रभाव जमाने लगे, जिसने समाज को बदल दिया। सिनौली एक स्थान है, वहां पर उत्खनन हुआ, क्योंकि प्रमाण देना था इसलिए उत्खनन हुआ और पूरे एजेंडे को, जो कि वामपंथियों ने और पश्चिमी इतिहासकारों ने एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की, उसको नकार देता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास योद्धाओं, हथियारों और रथों के दफन के सबूत हैं जो स्वदेशी हैं। अब आप समझ लीजिए, हम आपको यही अभी तक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रथ, हथियार और हथियार में तीर और धनुष का इस्तेमाल अगर आर्यन कल्चर से जोड़ा जाता है, जिनको यह कहा जा रहा है कि वो रूस से या पश्चिमी माफ करिएगा जर्मन एरिया से भारत में प्रवेश किए थे और वो पशुचारी व्यवस्था के लोग थे, जनजातीय थे, और वो पहले पाकिस्तान के, मौजूदा पाकिस्तान में एंट्री करते हैं और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 5 नदियों के इस क्षेत्र पंजाब में एंट्री करते हैं और इस तरीके से एक विकास होता है। लेकिन ये भुला देते हैं कि सिंधु सभ्यता का उत्खनन के द्वारा जो प्रमाण मिलता है उसका जो डेवलपमेंट था वो आर्यों के संस्कृति से भी बहुत ज्यादा था। मतलब आर्य भी यहीं के हैं और सिंधु समाज के लोग भी यहीं हैं। व्यापार भारत का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण साधन रहा, जब न सिर्फ यहां के लोग बाहर के लोगों से संपर्क करके परस्पर आदान प्रदान के द्वारा अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करते थे, बल्कि उससे वैश्विक मेल भी बढ़ता था। तो कुल मिला के अब ये स्पष्ट हो गया कि रोमिला थापर जैसे विद्वान इतिहासविद जिस तरीके से आर्य कल्चर को और आर्यों के लड़ने और उनके हथियारों के टेक्निक के आधार पर उन्हें भारत से नहीं बल्कि भारत में आए हुए बाहर के लोगों के बारे में बताया, वो बाहर के लोग नहीं थे, भारत के मूल निवासी थे। और इस पर जब दक्षिणपंथी अर्थात राष्ट्रवादी जितने भी चिंतक हैं, जब इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कहते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, वो भारत से नहीं आए थे, तब ये कहा जाता है कि दक्षिणपंथी विद्वान पूरे इतिहास को बदल रहे हैं। लेकिन एक बार हम फिर स्पष्ट करेंगे, इतिहास प्रमाणों पर आधारित होता है और प्रमाणों के आधार पर जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो इतिहास सच है। और ऐसे में एएसआई के संयुक्त महानिदेशक संजय कुमार ने जो बयान दिया है उसके बड़े मायने हैं। हमारे इस खबर पर आप अपनी राय दीजिए और अपने इतिहास, खास करके प्राचीन इतिहास पर जो गौरव आप फील कर रहे हैं उसको प्रतिक्रिया में व्यक्त कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।